नमस्कार दोस्तों, आज हम इतिहास दर्शन के प्रश्नों का विश्लेषण करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे इसका। उससे पहले थोड़ा परिचय दे दूं कि ये असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान का अभी पेपर हुआ था 24 सितंबर को। उसमें 2 पेपर होते हैं जिसमें टोटल 6 यूनिट होती है। 3 यूनिट भारत के इतिहास की और 3 यूनिट होती है अदर, जिसमें 1 यूनिट वर्ल्ड हिस्ट्री की, 1 यूनिट इतिहास दर्शन एवं इतिहास लेखन की और 1 होती है राजस्थान के इतिहास की। तो टोटल 6 यूनिट होती है और प्रत्येक यूनिट से औसतन 50 प्रश्न आते हैं। तो इस प्रकार कुल आपके 300 प्रश्न होते हैं। 150 अंकों का पेपर होता है ये, और 50 अंक राजस्थान अध्ययन के होते हैं। 200 अंकों का पेपर होता है और 24 अंक इंटरव्यू का, तो 224 में टोटल कट ऑफ बनती है। तो आज हम बात करेंगे 1 यूनिट पे इतिहास दर्शन और इतिहास लेखन पर। सबसे पहले मैंने इसलिए लिया इसको कि हमने, आप सभी को अच्छे से पता होगा कि 2 जुलाई को मैंने ऑनलाइन बैच लिया था इतिहास दर्शन और वर्ल्ड हिस्ट्री का। 75 डेज, मतलब 15 सितंबर को ये दोनों बैच ख़त्म हुए। इतिहास दर्शन का बैच 30 जुलाई को ख़त्म हो गया था और विश्व इतिहास का जो बैच था वो 2 अगस्त से शुरू होकर आपके 15 सितंबर के आसपास ख़त्म हो गया था। और इसमें आप सभी को बड़ा बताते हुए हर्ष भी हो रहा है, और जो भी विद्यार्थी पढ़े, करीबन 1200 विद्यार्थी पढ़े, उन सभी को विदित भी होगा और वो सभी गवाह भी है मेरे कि जो 98 प्रश्न आए टोटल इन दोनों भाग से, 98 में से सीधे तौर पे 90 से 95 प्रश्न आपको अपने वीडियो कंटेंट से मिल जाते हैं। ज़्यादा वीडियो भी नहीं हुए, 105 वीडियो हुए और मुश्किल से 70-80 घंटे का कंटेंट था। और इसमें आप मानिए 95% सवाल जो है सीधे तौर पे मिलेंगे। आप किसी भी मेरे विद्यार्थी को पूछ सकते हैं कि कितने सवाल आए। आपको जो भी मेरा विद्यार्थी रहा है इस बैच का, वो आपको बढ़िया तरीके से बता सकता है कितने सवाल रहे यहाँ पे। तो मेरा कहने का मतलब, बड़े पौधे पढ़े बिना अगर ये सारी चीज़ें अच्छे से कर लेते तो निश्चित रूप से वो बढ़िया कर लेते। अब देखने स्टूडेंट तो करीबन 1200 थे, लेकिन मुझे पता है कि इनमें से मुश्किल से चंद स्टूडेंट ने ही इसको अच्छी तरीके से किया होगा। ठीक है, तो सामग्री भले सभी के पास सेम ही होती है, लेकिन बुनाने वाले लोग एक प्रकार से लिमिटेड ही होते हैं। ठीक है, तो अपन इतिहास दर्शन की बात करेंगे और 50 प्रश्न है इसके, एक प्रश्न का अपन सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, इससे पहले मैं लाइव आया था, लेकिन नेटवर्क की दिक्कत के कारण वो लाइव नहीं कर पाया। 24 तारीख को पेपर हो गया था। मैं पहले सॉल्यूशन करवाना चाहता था, बट गला खराब था और बुखार भी था, उस वजह से कर नहीं पाया। तो आज अपन करेंगे। आज भी गला थोड़ा भारी है वैसे। तो कौन सा इतिहासकार वामपंथी इतिहासकार नहीं है, मार्क्सवादी कौन सा इतिहासकार नहीं है? तो इसमें 3 इतिहासकार जो है वो नहीं है। कौन से? इतिहासकार है, 3 इतिहासकार नहीं है। गोविंद चंद्र पांडे, जदुनाथ सरकार, जिन्होंने पूरा मराठा इतिहास लिखा है, जिन्होंने औरंगजेब के ऊपर पूरी बातें लिखी है। आर.सी. मजूमदार, आप पता ही होगा आपको, म्यूटिनी ऑफ 1857 के बारे में लिखा है। ये तीनों की तीनों आपके राष्ट्रवादी इतिहासकार है, नेशनलिस्ट इतिहासकार है। और राष्ट्रवादी इतिहासकार, आपको पता होगा कि साम्राज्यवादी इतिहासकारों का जवाब के रूप में ये संप्रदाय जो है वो आपके बना था। तो ये तीनों राष्ट्रवादी इतिहासकार है। पीछे बचे A.R. देसाई। ये कैसे हैं आपके? ये कार्ल मार्क्स की विचारधारा पे थे, मार्क्सवादी इतिहासकार थे। A.R. देसाई के साथ में D.D. कोसंबी, R.P. दत्त और इसके अलावा R.S. शर्मा वगैरह, ये सारे मैंने आपको वीडियो लेक्चर में अच्छे से समझाए थे। A.R. देसाई के बारे में मैंने ये भी बताया था कि ये समाजशास्त्री भी थे, और ये A.R. देसाई जो है यहाँ पे वामपंथी इतिहासकार है। इसका जो आंसर बैठता है सीधे तौर पे डी उत्तर बैठता है। जिसने भी डी किया वो ठीक किया है, आसान सवाल था ये। ठीक है, दूसरा सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा सबअल्टर्न ग्रुप का सदस्य नहीं है? इसमें से सबअल्टर्न ग्रुप जो था वो ये बात करता है कि जो इतिहास लिखा गया, ये बड़े वर्ग का इतिहास लिखा गया, संभ्रांत लोगों का इतिहास लिखा गया है, और नीचे के वर्ग को इन्होंने उपेक्षित किया, इग्नोर किया, और उसका राष्ट्रीय आंदोलनों वगैरह में, इतिहास में उसकी कोई भूमिका नहीं दिखाई गई, जबकि उनकी महत्वपूर्ण भूमिका हुआ करती थी। ऐसे इतिहासकारों को सबअल्टर्न या उपाश्रयी बोलते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? उपाश्रयी बोलते हैं। ये ग्रुप मार्क्सवादियों से ही अलग हुआ था। तो विद्यार्थियों, जैसे डेविड अर्नोल्ड है, तो डेविड अर्नोल्ड सबअल्टर्न थे, और डेविड अर्नोल्ड ने, आपको पता होगा कि रंपा विद्रोह के बारे में लिखा था। पार्थ चटर्जी भी आपके सबअल्टर्न ही थे। गौतम भद्रा, जिन्होंने 1857 क्रांति में ग्रामीणों की भूमिका के ऊपर लिखा था, तो ये भी सबअल्टर्न थे। एरिक हॉब्सबॉम बच गए, ये सबअल्टर्न नहीं थे, ये मार्क्सवादी थे।
ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसका आंसर क्या बैठेगा, बी बैठेगा। बी मतलब एरिक हॉब्सबॉम जो है ये आपके सबअल्टर्न नहीं है बल्कि मार्क्सिस्ट इतिहासकार है। ठीक है, उसके बाद में चौथा सवाल बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा इतिहासकार इतिहास के उपनिवेशवादी साम्राज्य से संबंधित है। ठीक है, एडवर्ड सईद जो है ये सईद ओरिएंटलिस्ट अप्रोच रखते हैं, डेविड हार्डीमैन सबअल्टर्न की अप्रोच रखते हैं, तो ये दोनों ही नहीं है। ठीक है, विलियम जोन्स जो है ये प्राच्यविद है, और प्राच्यविद ऐसे तो आपको मैं समझाता हूँ, और डी ए वॉशब्रुक जो है ये कैम्ब्रिज शाखा से संबंधित है। वैसे अगर अपन देखें तो उपनिवेशवादी इतिहासकारों की 3 शाखाएं मोटे तौर पे बनती है, एक प्राच्यविद, एक कैम्ब्रिज और एक बनता है आपके साम्राज्यवादी इतिहासकार जो कि उपयोगितावादी दृष्टिकोण पर आधारित था। ठीक है, तो इस हिसाब से तो ये दोनों ही उत्तर बनते हैं, डी वॉशब्रुक और विलियम जोन्स। हालांकि उपनिवेशवादियों की अगर अपन उपयोगितावाद के दृष्टिकोण पे बात करें और इन दोनों में तुलना करते हैं तो डेफिनेटली डी ए वॉशब्रुक उपनिवेशवादी इतिहासकार थे, और इसका उत्तर क्या बैठेगा, निश्चित रूप से बी बैठेगा। इसलिए आपको बी करना है। जिन्होंने विलियम जोन्स किया है वो भी राजी हो सकते हैं, क्योंकि क्या पता आरपीएससी इसको डिलीट कर दे, या आरपीएससी एक बार के लिए विलियम जोन्स की तरफ जाए भी तो बाद में उसको डी वॉशब्रुक पे आना पड़ेगा। तो इसका उत्तर क्या बैठ रहा है, डी वॉशब्रुक, बी उत्तर बैठ रहा है, और जिसने भी बी किया है वो आराम से उसको सही मान सकता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रोमन इतिहासकार है। मैंने आपको बताया था कि पिक्टर, केटो, लिवी है ना, ये सारे के सारे, टेसिटस, ये सारे के सारे रोमन इतिहासकार थे। तो लिवी कौन से है, रोमन इतिहासकार है। बाकी थुसिडाइडिस, पॉलीबियस, जेनोफोन, इसके अलावा हेरोडोटस, ये सारे के सारे कौन थे, ये यूनानी इतिहासकार थे। बहुत आसान सवाल था ये, मैंने ये वीडियो में बोला भी था। मैंने कहा इसका सीधा ऐसे ही सवाल आता है कि कौन सा रोमन इतिहासकार है और कौन सा आपके यूनानी इतिहासकार है। तो रोमन इतिहासकार का मैंने आपको फॉर्मूला भी दिया था, PKLT, पिक्टर, कैटो, लिवी और आपके टेसिटस। तो ये इनका क्रम भी है इस प्रकार से। तो इसका सीधा सवाल आ गया, बहुत सरल प्रश्न था। कौन सा प्रत्यक्षवादी इतिहास लेखन का समर्थक था। देखो, प्रत्यक्षवादी ये कहते हैं कि इतिहास में जैसा घटित हुआ था उसको अपन प्रत्यक्ष रूप से महसूस करके लिख सकते हैं, मतलब जैसा हुआ था वैसा ही लिख सकते हैं। अब आज से हजारों साल पहले कैसे हुआ उसको एग्जैक्टली लिखना इतना आसान कार्य नहीं है, बट प्रत्यक्षवादी ऐसा मानते हैं। तो प्रत्यक्षवादी इतिहासकारों में 2 ही नाम आते हैं, एक आता है कामटे का और दूसरा आता है बक्कल का। ठीक है, बक्कल का, इन दोनों का नाम आता है। चूंकि कामटे इसमें है नहीं तो सीधा उत्तर क्या बैठेगा, बक्कल। डिल्थे आदर्शवादी थे। ठीक है, ये आदर्शवादी थे। हर्डर, हीगल, रूसो, ये तीनों की तीनों आपके स्वच्छंदवादी, जैसे रोमांटिसिज्म भी बोलते हैं, रोमांटिसिज्म भी कहते हैं, ये थे। फिक्टे जो है ये भी आपके फिक्टे भी आदर्शवाद से रिलेटेड थे। तो कहने का मतलब ये हुआ इसका उत्तर क्या बैठेगा, बक्कल उत्तर बैठेगा। सी बिल्कुल इसका परफेक्ट आंसर है, किसी भी प्रकार का इसमें कोई कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं बनता। ठीक है, तो कामटे, बक्कल, और ये आसान सवाल में से आता है, ये कोई बहुत हार्ड वाला प्रश्न नहीं है ये। ठीक है, इतिहासकार को फादर ऑफ लाइज कहा जाता है, झूठा इतिहासकार कहा जाता है। आपने सिसरो का नाम सुना होगा, फ्रांस की क्रांति में आप पढ़ते भी हो। तो सिसरो ने इतिहासकार हेरोडोटस को इतिहास का पिता भी कहा, और साथ साथ में ये भी कहा है कि इसने झूठी गल्प बहुत लिखी है, इसलिए इसको है वो झूठ का भी एक प्रकार से पिता कहना चाहिए। इन्होंने कई सारी गल्प लिखी है, कई सारी गप्पें हैं वो लिखी है यहाँ पे। तो इसका उत्तर क्या बैठेगा, हेरोडोटस बैठेगा। ठीक है, मैंने आपको इसकी गप्पें भी बताई थी वीडियोज़ में, आपको याद होगा कि अफ्रीका के लोग काले हैं, इनका वीर्य भी काला होगा, और इसके अलावा भी आपको पता होगा कि मनुष्य के सींग थे वहाँ पे। ऐसी मैंने बहुत सारी कहानी आपको बताई थी कि कौन कौन सी इसने झूठ लिखे थे। उन झूठ को उदाहरण देते हुए सिसरो ने कहा था कि भाई हेरोडोटस जो है ये आपके झूठ का पिता था, फादर ऑफ लाइज भी कहा गया है इसको। ठीक है, बहुत आसान सवाल था, इसको एज इट इज़ लाइन टू लाइन पूछी गई इसमें। द आइडिया ऑफ प्रोग्रेस जो किताब है ये जे.बी. ब्यूरी की किताब है, और जे.बी. ब्यूरी ने कहा था कि जो इतिहास है न विज्ञान है न विज्ञान से कम है, न अधिक है विज्ञान से न विज्ञान से कम है। ये जे.बी. ब्यूरी का था, और जे.बी. ब्यूरी ने ही यह बात कही थी, पुस्तक लिखी थी द आइडिया ऑफ प्रोग्रेस। ठीक है, तो इसका ए हो गया, और इसका आपके जे.बी. ब्यूरी ये डी हो गया। तो जे.बी. ब्यूरी का आपको बहुत ही आसान सवाल था, लास्ट ईयर भी पूछा गया था इसको। इतिहासकार का कार्य यह है कि जैसा वास्तव में
घटित हुआ था वैसा ही प्रस्तुत करें। तो इतिहासकार कई बार तथ्यों के साथ खेल जाते हैं, अपनी विचारधारा को थोप देते हैं, लेकिन जो रांके हुए थे, जो रांके और नैबूर, इनको बर्लिन विचारधारा बोलते हैं। ये बर्लिन क्रांति कहा जाता है इनको, क्योंकि ये जर्मनी के रहने वाले थे। तो बर्लिन क्रांति के जो रांके और नैबूर थे, इनका ये मानना था कि इतिहासकार को वही बताना चाहिए जैसा वास्तव में इतिहास में घटित हुआ था। बटरफील्ड का भी ऐसा एक छोटा सा स्टेटमेंट है, बट ये स्टेटमेंट किसका है? रांके का है। तो इसमें बहुत ही आसान सवाल था ये, और ये हमने 3 से 4 बार अलग अलग जगह पे पढ़ा था। आपको अच्छे से याद होगा कि हमने इसको इतिहास के कारण में भी पढ़ा, इतिहास के तथ्यों में भी पढ़ा था। इसको 3-4 जगह हमने बार बार पढ़ा था, और रांके खुद के अंदर भी पढ़ा था हमने इसको। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था, काफ़ी विश्लेषणात्मक प्रश्न था, और मुझे यूँ लगता है कि आप में से कई विद्यार्थियों ने इसको गलत किया है। देखिए, सबसे पहली चीज़ कि स्वतंत्रता से पूर्व, मतलब 1947 से पहले की बात कर रहा है ये, कि राष्ट्रवादी इतिहास लेखन के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। ध्यान रखना, कौन सा कथन सही नहीं है। देखो, पहली चीज़ तो मैं बस समझा देता हूँ कि राष्ट्रवादी इतिहास लेखन साम्राज्यवादी इतिहास लेखन का एक प्रकार से जवाब था। साम्राज्यवादियों ने हमारे प्राचीन भारतीय संस्कृति इतिहास पर सवाल उठाए थे। उन्होंने अपनी सभ्यता संस्कृति की तुलना में हमारी सभ्यता संस्कृति को नीचा दिखाने का प्रयास किया गया था J.S. मिल के नेतृत्व में। फिर आपके आगे बहुत सारे और भी आ गए, इलियट, डाउसन, बहुत सारे इतिहासकार आए। इन सारों ने भारतीय इतिहास संस्कृति के ऊपर वार किया था। हमारी इतिहास संस्कृति को घटिया दिखा के अपनी संस्कृति को बेहतर दिखाने का प्रयास किया गया था, और उसके जवाब में जो लेखन शुरू हुआ इतिहास का, उसे अपन राष्ट्रवादी इतिहास लेखन कहते हैं। और इस इतिहास लेखन के अंदर आपके R.C. मजूमदार, काशी प्रसाद जायसवाल, ये सारे लोग इसमें शामिल थे, ठीक है ना, K.M. पणिकर, बहुत सारे लोग शामिल थे। तो इसमें क्या, कौन सा कथन सही नहीं है? राष्ट्रवादी इतिहास लेखन ने भारतीयों को ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष के दौरान आत्मविश्वास दिया था, आत्मबल दिया था, राष्ट्रीय गौरव प्रदान किया था। बिल्कुल सही बात है। ये सही नहीं वाला है, तो इसको अपन उत्तर नहीं करेंगे। ये मैंने एज इट इज 5 बातें लिखवाई थी, वो उसमें से 3 बातें या इसके अंदर है। राष्ट्रवादी इतिहास लेखन जहाँ तक पढ़े लिखे भारतीयों का प्रश्न एकता प्रदान करने वाला था, बिल्कुल इसमें राष्ट्रीय एकता की बात की गई थी। क्योंकि अगर भारतीय इतिहास संस्कृति की अपन गौरवपूर्ण व्याख्याएं करेंगे तो नेशनल इंटीग्रिटी बनती है, सभी सांस्कृतिक रूप से एक होते हैं। तीसरा क्या है? स्वतंत्रता से पूर्व राष्ट्रवादी इतिहास लेखन भारतीय इतिहास के प्राचीन, मध्य और आधुनिक तीनों कालों से संबंधित है। विद्यार्थी, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है यहाँ पे कि राष्ट्रवादी इतिहास लेखन जो 1947 से पहले था, 1947 से पूर्व जो है, सिर्फ और सिर्फ मध्यकाल और प्राचीन पर ही केंद्रित था, आधुनिक पर नहीं था। और आधुनिक पर नहीं था, क्यों नहीं था? क्योंकि उस समय ब्रिटिश साम्राज्य एक प्रकार से अस्तित्व में था, और ब्रिटिश साम्राज्य कंट्रोल कर रहा था पूरे देश को, और उसके खिलाफ आप नहीं लिख सकते उस समय। तो 1947 से पहले जब तक ब्रिटिशर्स जाएंगे नहीं, तब तक आप उनके बारे में नहीं लिख सकते। आधुनिक इतिहास लेखन स्वतंत्रता से पहले नहीं था। तो स्वतंत्रता से पूर्व राष्ट्रवादी इतिहास लेखन भारतीय इतिहास के प्राचीन, मध्य और आधुनिक तीनों कालों से संबंधित एक कथन गलत है। तीनों कालों से नहीं था, बल्कि 2 कालों से ही था। इसका मतलब इसका उत्तर क्या बैठेगा? C उत्तर बैठेगा इसका एग्जैक्टली। चौथा क्या है? स्वतंत्रता से पूर्व आधुनिक भारत के राष्ट्रवादी इतिहासकारों का कोई भी संप्रदाय अस्तित्व में नहीं था। बिल्कुल सही कह रहे हैं, इस समय कोई संप्रदाय नहीं था, बिल्कुल अलग अलग रूप से, स्वतंत्र रूप से लिख रहे थे। ऐसा नहीं था लिखा नहीं था, लिखा तो काशी प्रसाद जायसवाल ने 1915 में हिंदू पॉलिटी लिख ली थी, किताबें पहले ही आ गई थी, लेकिन इनका कोई अलग से ऐसी कोई स्कूल्स नहीं थी। जैसे जर्मन स्कूल है, या आपकी कैम्ब्रिज स्कूल है, या पे आपके ऑक्सफोर्ड स्कूल थी, ऐसी कोई अलग से स्कूल नहीं थी। स्वतंत्र रूप से अन्य विचारधाराओं से जुड़ के लिख रहे थे ये लोग। आधुनिक भारत संबंधी इतिहास लेखन का उदय 1947 के बाद हुआ, जब आपके ब्रिटिशर्स जो है भारत छोड़ के इंग्लैंड गए, उसके बाद ये इतिहास लेखन शुरू हुआ। तो ये कथन बिल्कुल सही है, इसका मतलब ये उत्तर नहीं हो सकता। उत्तर क्या है इसका? C है। मुझे पता है आप में से अधिकांश विद्यार्थियों ने D किया है। अगर आपने D किया है तो आप अपना गलत मान लें, और अगर आपने C किया है तो आप उसको सही मान लें, क्योंकि ये कथन यहाँ पे गलत है और हमें यही चाहिए था। कौन सा सही नहीं है? मैं वापस कह देता हूँ कि स्वतंत्रता से पहले राष्ट्रवादी लेखकों ने केवल और केवल प्राचीन और मध्य को ही लिखा था, आधुनिक को नहीं लिखा था। क्यों नहीं लिखा था? क्योंकि उस समय ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे, और ऐसी स्थिति में उनके खिलाफ लिखना आसान नहीं था और लिखा भी नहीं था। और
इन्होंने ब्रिटिशर्स ने इनको एक भी नहीं होने दिया था, सब अलग अलग लिख रहे थे। तो पहले कोई संप्रदाय भी नहीं था। 1947 के बाद संप्रदाय विकसित हुए और उन्होंने आधुनिक भारत के बारे में भी लिखा था। तो इसका सीधा उत्तर क्या बैठता है? सी उत्तर बैठता है, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई इसमें शक डाउट की कोई गुंजाइश यहाँ पे नहीं बनती। उसके बाद में है इतिहासकार कौन सा जिसने कहा था कि संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है? ये विज्ञानवादी व्यक्ति थे कॉलिंगवुड। और कॉलिंगवुड ने ये कहा था। ये बहुत आसान प्रश्न है। कॉलिंगवुड अलग से भी हमारे कोर्स में थे और आपको अच्छे से पता होगा कि हमने इसको कई बार बोला, एक बार दो बार नहीं, कई बार बोला था कि संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है, इसमें गप का कोई स्थान नहीं, इसमें आपके अवैज्ञानिकता का कोई स्थान नहीं। ये सारी चीज़ें हमने करी थी। संत ऑगस्टिन की सुप्रसिद्ध रचना, ये पिछली बार भी पूछा, इस बार फिर पूछा, सिटी ऑफ गॉड। संत ऑगस्टिन ने सिटी ऑफ गॉड लिखा था और आपको पता होगा इस ऐसा ही इतिहास लेखन के अंदर ये सारी चीज़ें आती है यहाँ पे। तो बहुत ही आसान सवाल में से एक था ये, मुझे नहीं लगता किसी का भी ये गलत हुआ होगा। तो संत ऑगस्टाइन ने कौन सी किताब लिखी थी? सिटी ऑफ गॉड लिखी थी। और इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा इतिहासकार चीनी इतिहास के पहले महान ग्रंथ सीजी का लेखक है? देखो सीजी जो है, सीजी को सीची भी बोलते हैं मैंडरिन भाषा में। तो सीची है वो आपके सिमकियान ने लिखी थी और 85 ईसा पूर्व के अंदर ये पहली एक प्रकार से रिकॉर्ड ग्रंथ था, ऐतिहासिक रिकॉर्ड था। कन्फ्यूशियस ने परंपराओं के ऊपर लिखा था, इसने हिस्टोरिकल रिकॉर्ड लिखे थे सिमकियांग ने। ठीक है, सिमाजियान भी बोलते हैं इसको, सिमाजियान भी बोलते हैं। हमने जो वीडियो में लिखा है हमने सिमाचियान लिखा है क्योंकि ये QUING है और ये हिंदी इंग्लिश में ची सी इस प्रकार से बन जाता है। तो ये सिमाचियान भी है और श्रीधरन तो सिमाजियान लिखा है। तो इस हिसाब से इन्होंने सिमकियान लिखा है। तो बहुत ही आसान सवाल था ये, लेकिन इतना आसान भी नहीं था। हालांकि मैंने जो पढ़ाया था चीनी इतिहास लेखन, आपने देखा होगा मैंने 3 इतिहासकारी पढ़ाए थे। एक आपके पान कू पढ़ाया था, एक कन्फ्यूशियस पढ़ाया था, एक सिमाजियान का बताया था। तो सिमाजियान का प्रश्न यहाँ पे सीधा बन गया, इस चीनी इतिहास लेखन से बना है। इतिहास का अंत, फुकुयामा की अवधारणा थी और आपको अच्छे से मैंने कहा था कि फुकुयामा ने एक चीज़ कही थी कि इतिहास का अंत का मतलब एंड ऑफ हिस्ट्री नहीं है। इतिहास की अंत का मतलब है यहाँ पे कि टारगेट पूरा हो गया। जैसे मैंने आपको हीगल का कहा था, हीगल ने कहा था कि जिस दिन आपकी विश्व आत्मा की सत्ता बन जाएगी उस दिन आपके इतिहास का अंत हो जाएगा। गांधी जी ने जैसे हमारे दर्शन का राम राज्य की स्थापना के साथ ही इतिहास का अंत हो जाएगा। इतिहास के अंत होने का मतलब होता है टारगेट पूरा होना। इतिहास के अंत का मतलब ये नहीं होता कि इतिहास खत्म हो गया अब आगे लिखा नहीं जाएगा। इतिहास के अंत का मतलब होता है टारगेट का पूरा हो जाना। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो और आपका अंतिम टारगेट क्या है वो पूरा होते हैं, तब आप कहोगे द एंड ऑफ द हिस्ट्री। इसका मतलब ये नहीं कि आपका इतिहास खत्म हो जाएगा, इतिहास चलता रहेगा, लेकिन आपका मेन टारगेट पूरा हो गया। यहाँ पे फुकुयामा के इतिहास के अंत का सीधा सा मतलब था, और मतलब ये था कि जो फुकुयामा चूँकि अमेरिका के थे और फुकुयामा ने ये कहा था कि जो पाश्चात्य विचारधारा है, फुकुयामा ने क्या कहा था, जो पाश्चात्य विचारधारा है, जो पश्चिम की विचारधारा है, पाश्चात्य कह दो, चाहे अमेरिका वाली विचारधारा कह दो, चाहे आप उसको लोकतांत्रिक विचारधारा कह दो, चाहे उसको आप आपके पूंजीवादी विचारधारा कह दो, चाहे आपको उदारवादी विचारधारा कह दो, ये सारी अमेरिका की विचारधाराएं हैं। ठीक है, उदारवादी विचारधाराएं। तो फुकुयामा का ये कहने का मतलब ये था कि 1990-91 के बाद जब शीत युद्ध समाप्त हुआ और USSR सोवियत संघ का पतन हुआ और उसी समय साम्यवादी विचारधारा आपके परास्त हुई और पाश्चात्य विचारधारा जो थी आपकी पूंजीवादी विचारधारा ये जीत गई, तो उसके साथ ही इतिहास का अंत हो गया। मतलब ये हुआ कि पाश्चात्य विचारधारा जो थी, इस विचारधारा की जीत हो गई थी, इसने अपना लक्ष्य पूरा कर लिया। लक्ष्य क्या था? लक्ष्य ये था कि दुनिया पूरी में इस विचारधारा का प्रसार हो जाए। क्यों? क्योंकि 1990-91 के बाद दुनिया में एक ही विचारधारा, एक ध्रुवीय विश्व बन गया था, क्योंकि उस समय साम्यवादी विचारधारा हार गई थी। आपको पता होगा, हमने शीत युद्ध में पढ़ा भी था वर्ल्ड हिस्ट्री में कि 1945 के बाद संयुक्त राष्ट्र विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरी दुनिया 2 ध्रुवों में बट गई थी और शीत युद्ध शुरू हो गया था, जिसमें आपको पता होगा कि 2 ध्रुव कौन कौन से बने थे। एक आपके
साम्यवादी गुट और एक पूंजीवादी गुट, और यह आपके 1990 तक चलता रहा, 91 में 92 में जाके खत्म हुआ और साम्यवादी विचारधारा पराजित हुई, पूंजीवादी विचारधारा जीत गई। इसी को इतिहास का अंत कहा जाता है। बहुत ही आसान था, इतिहास ने अपना लक्ष्य चरितार्थ कर लिया। ये पॉइंट भी ठीक है, स्थिर रहेगा इतिहास, अग्रसित नहीं होगा, उत्तर ऐतिहासिक रहे। इतिहास जैसा समझा था इतिहास का अंत हो चुका है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इतिहास का अंत पद से उत्तर आधुनिकों का क्या तात्पर्य है। अब देखो तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, इतिहास ने आज के पाश्चात्य समाज में अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया है, अन्य समाज भी देर सवेर इसे प्राप्त कर लेंगे, इस बिंदु से आगे प्रगति नहीं होगी। ये थोड़ा सा पॉइंट यहाँ पे गड़बड़ कर रहा है, बाकी तो पूरा पॉइंट ठीक है। लेकिन चौथा क्या कह रहा है, हम उत्तर ऐतिहासिक युग में रह रहे हैं। ठीक है, इतिहास को जैसा जाना समझा जाता था, इस इतिहास का अंत हो चुका है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बिल्कुल एग्जैक्टली इसका उत्तर क्या बनेगा, सी ऑप्शन इसका जो है वो उत्तर बनेगा कि इतिहास का अंत का मतलब होता है कि पाश्चात्य समाज ने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया है और यही एक प्रकार से इतिहास का अंत है। और बाकी समाज भी आपके एक प्रकार से देर सवेर अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे तो उनकी इतिहास का भी अंत हो जाएगा। फुकुयामा की किताब थी और उसने एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन में ये सारी बातें कही थी। फुकुयामा अभी भी जिंदा है, 2020 तक आते आते फुकुयामा खुद इसकी आलोचना करने लग गया था। ठीक है, ये 16वां प्रश्न था। निम्नलिखित में से कौन ईसाई इतिहास लेखन से संबंधित नहीं थे। सीधा सा यूसीबीएस और ऑगस्टाइन सीधे इतिहास लेखन से थे। बसुआ मध्यकालीन लेखन था, मध्यकालीन ईसाई लेखक था। इसने इस्लाम लेखन का विरोध किया था, इस्लाम का विरोध लेखन का विरोध किया। इसने आपके ऑगस्टाइन की जो पुस्तक थी द सिटी ऑफ गॉड, उसके ऊपर एक नई न्यू सिटी ऑफ गॉड लिखी थी, तो ये भी था। तो पीछे बचा सेंट सिमो, ये आपकी नहीं था, इतिहास लेखन से संबंधित नहीं था, पत्रकार थे, समाजशास्त्री रहे हैं, थे दोनों ही फ्रांस के। तो इसका उत्तर क्या बैठेगा, सीधा सा सेंट सिमो इसका उत्तर बैठ जाएगा। ये पुस्तकें पूछी। अच्छा, अभी तक जो प्रश्न पूछे गए उसमें जैसे ये प्रश्न अपने वीडियो से नहीं आया, क्योंकि अपने वीडियो में ये दो तो दिए हुए थे लेकिन ये दोनों ही नहीं दिए हुए थे। बाकी सारे प्रश्न अभी तक के सारे लेक्चर से मिल गए। ये प्रश्न अपनी अप्रोच से बाहर चला गया। हमने जो लेक्चर पढ़े उसमें ये सवाल कहीं पर भी नहीं था, कहीं पर भी हमने ये नहीं पढ़ा। इसका उत्तर क्या है, इसका सीधा मैं बता देता हूँ, लेक्चर्स ऑन मॉडर्न हिस्ट्री। ये मार्क ब्लॉक नहीं, मार्क ब्लॉक जो है ये एनल्स परंपरा से संबंधित है और इसने ये किताब नहीं लिखी। ये किताब है एक्टन की। किसकी किताब है, एक्टन की किताब है। तो इसका सीधा उत्तर बैठेगा डी उत्तर बैठेगा। ये हमारे वीडियो से प्रश्न नहीं आया। ईसाई इतिहास लेखन की क्या विशेषता रही। देखो, ईसाई बड़ा शानदार तरीके से मैंने आपको बताया था। ये ईसाई इतिहास लेखन ने क्या किया था, ईसाई इतिहास लेखन में पूरी विश्व का इतिहास पढ़ा गया। विश्व का इतिहास क्यों पढ़ा गया था, इसलिए पढ़ा गया था ताकि वो विश्व इतिहास पढ़ा के ये सिद्ध कर सके कि विश्व के सभी देशों के अंदर जहाँ जहाँ कहीं पर भी विश्व में कहीं पर भी सभ्यता वगैरह उत्पन्न हुई है तो ईसा मसीह की दिमाग की कोई उपज है। वो पूरा का पूरा धार्मिक रूप से अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित करने के लिए दुनिया भर का इतिहास का अध्ययन करवा रहे थे। तो इतिहास की सार्वभौमिकता में विश्वास कर रहे थे, मतलब यूनिवर्सल हिस्ट्री पे बात कर रहे थे, सभी का इतिहास का अध्ययन करवा रहे थे। ये बात बिल्कुल सही है। ये देवी योजना का अभिन्न अंग मानते थे, ये बात भी बिल्कुल सही है, क्योंकि वो मानते थे कि पूरी की पूरी जो सृष्टि है ये ईसा मसीह के एक प्रकार से उसका दिमाग का अंग है, उसके उसी का ब्रेन चाइल्ड है। ये प्रलय को भी स्वीकार करते, ये बात भी सही है। आपको पता होगा नूह की कहानी आती है बाइबल के अंदर कि प्रलय होता है और उस नूह को बचा लिया जाता है। नाव वगैरह कहानी बाइबल में लिखी है। ये कहानी एक बार फर्स्ट ग्रेड में पूछी गई थी, उसको भी स्वीकार करते हैं। और दो नगरों के अस्तित्व में बात करते हैं। आपको पता द सिटी ऑफ गॉड एंड द सिटी ऑफ गॉड, और एक और आता है द सिटी ऑफ टाउन, ऐसा कुछ करके। और मैंने आपको बताया था कि दो टाइप के नगरों की बात की गई है। एक ऐसा नगर है जिसमें गॉड ऐश्वर्य लोग रहते हैं, एक ऐसा जिसमें एविल दानव लोग रहते हैं, बीच में संघर्ष चलता है वगैरह वगैरह। तो दो टाइप के नगरों की बात की गई, मतलब स्वर्ग नरक वाली बातें की गई है। तो ये चारों कथन जो है आपके क्या बैठते हैं यहाँ पे, ठीक बैठते हैं। चारों के चारों ईसाई इतिहास दृष्टिकोण के संबंध में अगर अपन देखें तो अभी चारों जो कथन है वो एकदम परफेक्ट बैठते हैं। ठीक है, उसके बाद तो डी उत्तर हो गया इसका। ठीक है, डिल्थे, क्रोचे, कॉलिंगवुड, ये तीनों आदर्शवादी, तीनों को अपन ने अलग से पढ़ा था, आपको अच्छे से पता होगा। ये सारे के सारे आदर्शवादी हैं और आदर्शवादी हमेशा
ये मानते थे, एक आदर्श स्वरूप पेश करते हैं। मैंने समझा दिया था आपको। क्रोचे ने आपको पता ये कहा था कि इतिहास समसामयिक है, तो एक नंबर बिल्कुल सही बैठता है। दूसरा इन्होंने कहा था अतीत के विषय में जितने दृष्टिकोण है उतने ही सत्य हैं, ये बात भी ठीक है। उन्होंने कहा था कि जितने भी दृष्टिकोण हैं सारे अपने अपने में सत्य हैं, कोई भी दृष्टिकोण गलत नहीं है। इन्होंने ये भी कहा था कि अतीत को जैसा घटित हुआ हूबहू वैसा देखा समझा नहीं जा सकता, जैसा कि प्रत्यक्षवादियों ने कहा था कि देखा समझा जा सकता है। इन्होंने कहा वापस जैसा घटित हो ऐसा नहीं देखा समझा जा सकता। ये मानते थे कि जो तथ्य है वो आपके इतिहासकार अपने हिसाब से उसकी व्याख्या करता है। तो एक्चुअल में क्या हुआ था ये हमें नहीं पता, बस इतिहास क्या है, इतिहासकार की व्याख्या है। तो ऐसा ये मानते थे। 3 नंबर भी सही है। अतीत का इंद्रियों के माध्यम से अनुभविक प्रत्यक्ष संभव नहीं है। ठीक है, हालांकि इसको अपन यहाँ पे ये कह सकते हैं कि इन्होंने ये कहा था कि अतीत जो है, जैसे आज से 200-500 साल पहले की जो घटनाएं हैं उनको अपन इंद्रियों के माध्यम से, ठीक है, महसूस करके अनुभव के द्वारा प्रत्यक्ष संभव नहीं किया जा सकता, ये पॉसिबल नहीं है। ये बातें भी ठीक है। तो चारों ऑप्शन इसके ठीक बैठ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसका उत्तर भी क्या बैठता है, डी बैठता है यहाँ पे। इतिहास लेखन क्या है, ये हिटलर का स्टेटमेंट है, हिस्ट्री इज द हिस्ट्री। और इसने कहा था कि इतिहास क्या है, इतिहास आपके विभिन्न प्रकार के इतिहास की घटनाओं का लेखन ही इतिहास है। तो ये बात बिल्कुल सही है। इतिहास लेखन एक विशिष्ट आपकी क्या है, दर्शन है, वाग्मय है। इतिहास लेखन स्मृतियों का अध्ययन भी है, इतिहास को लेखबंद करना भी एक प्रकार से। तो चारों कथन इसके ठीक बैठ रहे हैं। तो इसका उत्तर भी क्या बैठता है, डी बैठता है। ठीक है, ये मैंने आपको समझाया भी था इतिहास लेखन है क्या। प्राचीन भारतीयों के इतिहास की गति कैसी थी। देखो, इतिहास की कुल इस प्रकार की गति है। अब देखो 3 टाइप की गति अपन मान के चलते हैं। एक होती है कि घटनाएं पुनरावृत्ति होती है, इसे हम कहते हैं चक्रीय गति, मतलब हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। मतलब जैसे भारतीय इतिहास में क्या कहा जाता है, प्राचीन भारतीय इतिहास में माना जाता है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारते। मतलब क्या हुआ, जब जब भी भारत के ऊपर जो है वो धर्म के ऊपर संकट आते हैं तब आपके ईश्वर उस हिसाब से अवतार लेते हैं। तो हम ये मानते हैं कि इतिहास जो है वो आपके एक प्रकार से घूम घूम के वापस आता है। तो प्राचीन भारतीय इतिहास क्या मानता था, ये चक्रीय रूप से मानता था। फिर आगे क्या हुआ, आगे ये हुआ कि फिर मध्यकाल में वगैरह में हमने वंशावलियाँ वगैरह वंश वृक्ष बनाने शुरू कर दिए। तो ये रेखीय गति थी इतिहास की। ठीक है, ये रेखीय गति थी, एक रेखा में आगे बढ़ रहा था। तो ये रेखीय गति का जो इतिहास है ये हम मानते हैं यहाँ पे। लेकिन उससे पूर्व देखा जाए तो जो उपनिवेशवादी इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को क्या बताया था, चक्रात्मक बताया था। उन्होंने कहा था कि भारतीय इतिहास जो है वो आपके एक प्रकार से चक्रीय रूप से ऐसे घूमता रहता है। ऐसा क्यों बताया उन्होंने, ऐसा इन्होंने बताया था ये सिद्ध करने के लिए कि भारतीयों को इतिहास लिखना नहीं आता। उन्होंने इतिहास इसलिए नहीं लिखा कि वापस घूम घूम के आता जाएगा तो इतिहास लिखने की जरूरत कहाँ, भारतीय ऐसा मानते हैं। तो ये उन्होंने कहा था। लेकिन भारतीय दर्शन ये मानता है कि हम रेखीय रूप से इतिहास को मानते हैं, कि हमने ऐसा नहीं कहा। हमने ये कहा कि घटना वो सेम नहीं घटित होती, बस उसके स्वरूप जो है उसकी विशेषताएं सेम हो सकती है। तो हमारे द्वारा वंश वृक्ष वगैरह ये सब तैयार किया जाना, 50-50 पीढ़ियाँ अपन याद करते हैं, आपने मध्यकाल में प्राचीन काल में देखा ही होगा। इसका मतलब साफ है कि हम, जैसे पुराणों में कई प्रकार की वंशावलियाँ लिखी गई हैं, इसका मतलब हम रेखी गति से आगे बढ़े। लेकिन यहाँ पे यूनानी जो यूरोपियन दर्शन है वो चक्रात्मक कहता है। इसलिए यहाँ पे सी उत्तर भी ठीक बैठ रहा है और इसको भी अपन गलत नहीं कह सकते। देखो अब यहाँ पे क्या होता है, ये RPSC के ऊपर है, लेकिन इसकी तुलना में ये ज़्यादा भार दिया गया है क्योंकि ये उपनिवेशवादियों ने एक मत से यही बात कही है। तो उसका सी उत्तर मैं मान के चल रहा हूँ। टोयनबी की इतिहास दर्शन में कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, टोयनबी की सभ्यताओं के उत्थान और पतन का सिद्धांत, उसकी चुनौती और मैंने आपको एक बात कही थी कि जो टोयनबी उन्होंने कहा था कि सभ्यताएं जो है इनको चुनौती मिलती है, चैलेंजेस मिलते हैं, और उस चैलेंजेस के बाद में आपके उन चैलेंजेस को जो सभ्यताएं फेस करती है वो सभ्यता तो हमेशा के लिए आगे बढ़ती जाती है, उनका विकास होता जाता है। और जब जैसे ही सभ्यता प्रत्युत्तर नहीं देती है और चुनौती स्वीकार नहीं कर पाती है तो वो सभ्यताओं का पतन हो जाता है। हालांकि स्पेंगलर कहते हैं कि पतन निश्चित है, जो भी सभ्यता उत्पन्न होगी वो एक मनुष्य के शरीर की भांति उसका पतन होना तय है। लेकिन टोयनबी ये कहते हैं कि पतन जरूरी नहीं है, अगर एक सभ्यता चुनौती का ढंग से सामना करेगी तो पतन नहीं होगा। तो चुनौती और प्रत्युत्तर का सिद्धांत किसने दिया था, वो दिया था टोयनबी ने। बात बिल्कुल सही है। तो अपने को असत्य निकालना तो ये पॉइंट नहीं आएगा।
दूसरा है कि टोयनबी सभ्यताओं की उत्पत्ति में पर्यावरणीय कारकों को योगदान मानते हैं। बिल्कुल नहीं। यहाँ पे टोयनबी ने कहा था कि जो प्राचीनतम समाज थे ये इसकी उत्पत्ति का कारण थे, पर्यावरणीय कारकों को उसने शामिल यहाँ पे नहीं किया। इसलिए ये कथन जो है यहाँ पे क्या बनता है, ये कथन गलत है, मतलब उत्तर क्या होगा, ये यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर अपन सी और डी और देख लेते हैं। इन्होंने ये भी कहा था कि सभ्यताओं का जो विकास है ये क्रिएटिव, जो सृजनात्मक लोग होते हैं उनके नेतृत्व पर निर्भर करता है। इन्होंने यही कहा था कि कोई भी सभ्यता विकास तभी करती है जब चुनौती का सामना करती है, और चुनौती को सामना करने के लिए सृजनात्मक अल्पसंख्यक वर्ग, अल्पसंख्यक में कौन आता है, राजा आता है, नायक आता है, क्योंकि इनकी संख्या समाज में सबसे कम होती है, इसलिए इनको अल्पसंख्यक कहा गया है। और ये लोग क्रिएटिव होंगे तो निश्चित रूप से सभ्यता चुनौतियों का सामना करती जाएगी, उसका विकास होता जाएगा। तो सभ्यताओं का विकास सृजनशील व्यक्तियों के नेतृत्व के ऊपर निर्भर करता है। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन उत्तर ठीक नहीं बैठेगा। फिर उन्होंने कहा था कि ये सृजनात्मक अल्पसंख्यक जो है ये आपके जैसे शक्तिशाली बहुसंख्यक शक्तिशाली रूप में बदल जाएंगे तो लोग इनका अनुकरण करना छोड़ देंगे और वो सभ्यता का आपकी अवरुद्ध हो जाती है। तो इसने क्या लिखा, चौथा विकल्प, कि सभ्यताओं का विकास तब अवरुद्ध हो जाता है जब सृजनात्मक अल्पसंख्यक वर्ग शक्तिशाली अल्पसंख्यक में रूपांतरित हो जाता है। तो यहाँ पे ये पॉइंट भी आपके ठीक है। तो उत्तर क्या बैठेगा इसका, बी उत्तर बैठ रहा है। क्यों बैठ रहा है, क्योंकि टोयनबी सभ्यताओं की उत्पत्ति में पर्यावरणीय कारकों की बजाय प्रिमिटिव सोसाइटीज जो है, जो आपके पूर्वकालिक समाज होते हैं उनको जिम्मेदार बताता है, न कि रेशियल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को जिम्मेदार बताता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन ठीक बैठ रहा है यहाँ पे। उत्तर आधुनिकतावाद, पोस्ट मॉडर्निज्म के विषय में कौन से कथन, देखो पोस्ट मॉडर्निज्म एक ऐसा इतिहास का दर्शन है, इतिहास की ऐसी विचारधारा है जो ये मानती कि इतिहास झूठा है, इतिहास में कुछ भी सत्य नहीं है, इतिहास में वस्तुनिष्ठता का अभाव है, इतिहास में सत्य का अभाव है, इतिहास के अंदर आपकी एक प्रकार से सारी गप्पें हैं जो इतिहासकारों ने अपने अनुसार तोड़ मरोड़ के पेश की गई है। इन्होंने इतिहास ही एंटी हिस्ट्री है। ये लोग कैसे हैं, एंटी हिस्ट्री, मतलब हिस्ट्री के खिलाफ है ये लोग। उत्तराधुनिकता, माइकल फूको, डेरिंडा, ल्यूटॉर्ड, ठीक है ना, ये सारे के सारे एंकमस्ट, ये सारे के सारे नीत्शे, ये सारे के सारे क्या थे, ये उत्तराधुनिकतावादी थे। पोस्ट मॉडर्निज्म अमेरिका की शाखा है ये मूल रूप से। तो ये क्या कहते हैं, उत्तराधुनिकता अतीत को एक पाठ के रूप में देखते हैं, घटनाओं के रूप में नहीं देखते, महज एक पाठ है जो आप पढ़ा दो बस, जिसका इसका उद्देश्य अतीत की खोज नहीं अपितु उसमें अर्थ की खोज है। ठीक है, अतीत की खोज नहीं करना, बस पाठ का अर्थ समझा दो, हमें अतीत में घुसना भी नहीं, क्योंकि अतीत से हम कुछ नहीं सीखते, ऐसा पोस्ट मॉडर्निज्म कहता है। ये अतीत को एक पाठ के रूप में देखते हुए उसके अर्थों को उद्घाटित करने को लक्षित करते हैं कि ठीक है, मतलब एक अर्थ निकालने। और ये लोग ये मानते हैं कि अतीत के उस पाठ का अर्थ भी भिन्न भिन्न होता है, हर व्यक्ति अपनी रैशनलिटी का, बुद्धि का उपयोग करके उसका अर्थ निकालता है। ये वस्तुवाद को, मतलब ये हुआ कि वस्तुनिष्ठता कह रहा है, ये ऑब्जेक्टिविटी इसका इंग्लिश में लिखा हुआ, ये कहता है कि बिल्कुल भी इसमें वस्तुनिष्ठता नहीं है। मतलब ये हुआ कि एक ही घटना पर हर विद्वान अलग अलग मत रखेगा, इसका मतलब इसमें वस्तुवाद का पूरा अभाव है। और ये कह रहे हैं कि आधुनिक इतिहास लेखन के इतिहास के विषय में सत्य को दावों को खारिज करता है। ये कहता है कि जो सत्य बातें हम कहते हैं ना कि इतिहास में ऐसा हुआ होगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, सत्य को खारिज करते हैं। तो इसका सीधा उत्तर बैठता है डी। बहुत ही एक विश्लेषणात्मक सवाल था, अगर सामान्य समझ थी आपको तो आप आराम से इसका कर सकते थे, बस एक चौथे बिंदु से ही आपका उत्तर है वो यहाँ से निकल रहा था। हीगल के इतिहास दर्शन में कौन सा कथन असत्य है। हीगल आपको पता होगा कि कार्ल मार्क्स से पहले थे, और हीगल के बारे में ये भी कहा जाता है कि हीगल ने कहा था कि कार्ल मार्क्स ने जो है वो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद कि भाई उसने सर के बल खड़ा किया था और मैंने उसको सीधा कर दिया था। मैंने इसका तुलनात्मक रूप से 2 घंटे का वीडियो बना के डाला था, आपको अच्छे से पता होगा, उसमें सारी चीज़ें ये अच्छी तरीके से मैंने बता दी थी। मैं यहाँ पे फिर क्लियर करता हूँ। इन्होंने इसका दर्शन पूरा का पूरा द्वंद्वात्मक भौतिकवाद प्रत्ययवाद पर संबंधित है। भौतिकवाद वो शब्द ले जाएगा बाद में कार्ल मार्क्स, ठीक है, तो इसके ऊपर संबंधित है। मतलब ये कथन सत्य है, मतलब उत्तर ये नहीं हो सकता। इसने ये कहा था कि पूरी की पूरी इतिहास एक बहुत गम्य यात्रा है और बुद्धि से जो विचार निकलते उसी से इतिहास आगे प्रगति करता है। ये बिल्कुल परफेक्ट बात है, लेकिन इसका उत्तर ये नहीं हो सकता। तीसरा इसने क्या कहा है कि इतिहास वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से ठीक है, हाँ, इतिहास वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से महान आत्मा आत्म लाभ प्राप्त करती है। तो इसमें विश्व आत्मा की इसने अवधारणा दी थी।
हीगल ने ये कहा था कि इतिहास जो है वो उस विश्व आत्मा के लक्ष्य को एक प्रकार से प्राप्त करना चाहता था, जिसमें पूरी सत्ता जर्मन की होगी, पूरे लोग जो है उस विश्व आत्मा के अधीन होंगे, चर्च के अधीन होंगे। विश्व आत्मा चर्च का रूप इसने दिया था एक टाइप से। तो ये बात भी बिल्कुल ठीक बैठती, मैंने इसको बहुत क्लियर कर रखा है। इतिहास वैश्विक, अब मैं ज़्यादा यहाँ करूँगा तो क्या टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाएगा। इतिहास वैश्विक मानवता का इतिहास नहीं, अपितु प्रसा जैसे राष्ट्रीय राज्यों का इतिहास है। यहाँ पे ये बात ठीक नहीं बैठ रही। ठीक क्यों नहीं बैठ रही? क्योंकि इसने विश्व इतिहास की बात करी थी, पूरे विश्व इतिहास की बात करी थी। तो इसमें ऐसा कुछ नेशन स्टेट के बारे में इसने ऐसा नहीं कहा था, क्योंकि जो नेशन स्टेट है, नेशन स्टेट थियरी भी आपके हीगल के मृत्यु के बाद ही आई थी, उससे पहले ये थियरी भी नहीं आई थी। तो इसलिए इसको अपन है वो सीधा गलत कर लेते हैं। तो डी उत्तर इसका उत्तर बैठ जाएगा हीगल का। ठीक है। ताराचंद राष्ट्रवादी थे, आपको पता होगा, जिन्होंने भारत का आपके स्वतंत्रता संग्राम लिखा, 1857 की क्रांति लिखी। दीपेश चक्रवर्ती एस.एन. सेन ने क्रांति लिखी थी और स्वतंत्रता संग्राम ताराचंद ने लिखा। दीपेश चक्रवर्ती निश्चित रूप से सबाल्टर्न के, आर.पी. दत्त वामपंथी थे और एल्फिंस्टन जो है वो उपनिवेशवादी थे। हालांकि एल्फिंस्टन मील के विरोधी थे, लेकिन थे उपनिवेशवादी लेखन से संबंधित। तो ये आपस में ही मिल गए 1 2 3 4। ठीक है। इसका उत्तर क्या बैठ रहा है? बी उत्तर बैठ रहा है। इसमें मुझे कुछ टफ लगा नहीं, क्योंकि बड़ा आसान सा सवाल था ये। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी इतिहासकार नहीं है? आर.एस. शर्मा मार्क्सवादी इतिहासकार है, झा श्रीमालीवाला ये है, के.एन. पणिकर जो है, के.एन. विद्यार्थी मार्क्सवादी है। ठीक है। लेकिन एक चीज और यहाँ बता देता हूँ, के.एम. पणिकर जो है राष्ट्रवादी है। मैंने आपको के.एम. पणिकर का बताया भी था कि उन्होंने के.एम. पणिकर ने किताब भी लिखी थी, सर्वे ऑफ इंडियन कल्चर ऐसा करके कुछ किताब थी। तो के.एम. पणिकर राष्ट्रवादी, के.एन. पणिकर मार्क्सवादी है। इन्होंने के.एन. लिखा है। तो ये मार्क्सवादी कौन सा नहीं है? ये मार्क्सवादी। अनिल सील जो है ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये कैम्ब्रिज से संबंधित है। जॉन गैलागर, ये वॉशब्रूक, अनिल सील, ये सारे कैम्ब्रिज से संबंधित थे। ठीक है। तो ये अनिल सील हो गया। सरल सवाल था ये। स्पेंगलर और टॉयनबी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ठीक है। बहुत अच्छा सवाल था ये। देखो, इन दोनों ने एक ही बात मानी थी कि जो इतिहास है ये किसी न किसी बड़ी योजना को पूरा करने के लिए अपने आप में चल रहा है, गति कर रहा है। इतिहास गति करता रहता है, इसमें सूर्य की कोई न कोई योजना काम करती है। दोनों ने माना था। तो विशाल योजना के तहत चलते हैं, ये बात सही है। इसका मतलब उत्तर यहाँ पे नहीं हो सकता। दोनों ने ही संस्कृतियों का तुलनात्मक अध्ययन किया था। एक ने 9 संस्कृतियाँ ली थी, कहीं 8 आता है, रूस की संस्कृति को मिलाते तो 9 बन जाता है। इसने भी मोटे मोटे तौर पर दूसरे ने 26 संस्कृतियाँ ली थी। तो दोनों ने तुलनात्मक अध्ययन किया था। बात सही है, उत्तर ये सही नहीं हो सकता। तीसरा, दोनों की विवरण संस्कृतियों के सभ्यताओं के उत्थान और पतन के ऊपर, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे कैसे, जैसे जो स्पेंगलर है, स्पेंगलर और टॉयनबी ने इसमें से जैसे ऐसा आता है कि जैसे जो टॉयनबी है, उन्होंने तो, स्पेंगलर ने तो ये कहा था कि भाई अगर अपन दोनों की बात करें तो एक के विचार ये थे कि निश्चित रूप से स्पेंगलर कि एक न एक दिन सभ्यताएं खत्म होगी, ये बात पक्की है। स्पेंगलर ने ऐसा कहा था। मानव शरीर की भांति है, जिस तरह से मनुष्य जन्म लेके लास्ट में मर जाता है, वैसे ही सभ्यता जो है जन्म लेगी, विकास करेगी, सर्वोच्चता पे आएगी, डिक्लाइन होगी और खत्म हो जाएगी, डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट। तो स्पेंगलर ने ऐसा कहा था। और उन्होंने, स्पेंगलर ने ये भी कहा था डिक्लाइन ऑफ वेस्ट पुस्तक के अंदर कि पश्चिमी सभ्यता जो है अभी ये समाप्त होने के दौर में आ गई है। ठीक है। तो इन्होंने ये कहा था। लेकिन टॉयनबी ने क्या कहा? टॉयनबी ने ये कहा था कि जो सभ्यताएं हैं इनका पतन ज़रूरी नहीं है। अगर वो चैलेंजेस मिलेगा, उसको अगर ढंग से अगर वो फेस करेंगे तो पतन नहीं होगा और विकास करती जाएगी। ठीक है। तो ये बात भी ठीक है। दोनों सभ्यताओं, संस्कृतियों को दोनों जैविक इकाइयाँ मानते हैं। ये पॉइंट जो है आपकी गलत है, लेकिन उत्तर ये सही है। क्यों? क्योंकि स्पेंगलर जैविक जरूर मानता है। वो मानता है कि सभ्यता एक मानव शरीर की तरह है, जन्म लेती है और मर ही जाती है, मरना ही है उसको। स्पेंगलर ऐसा मानता है। लेकिन टॉयनबी कहता है कि आप मानव शरीर से उसकी तुलना कर सकते हो, लेकिन सभ्यता मानव या जैविक कारक नहीं है। ठीक है ना। तो यहाँ पे दोनों का गलत है। टॉयनबी ने इसको जैविक नहीं माना। टॉयनबी ने उपमा जरूर दी है उसको जैविक की, लेकिन माना नहीं है, यहाँ पे जैविक नहीं माना है। और उन्होंने कहा कि जो सभ्यताएं हैं ये आपके चैलेंज और उस रिएक्शन थियरी पे चलती रहती है। तो इसका सीधा डी उत्तर बैठता है। ठीक है। इब्न खालदून, ये तो आपको अच्छे से पता है। ये अपना पहला वीडियो जो फ्री पड़ा उसमें एप्लीकेशन पे, वहाँ पे मैंने आपको कहा था कि जो यूनिवर्सल हिस्ट्री लिखी इन्होंने, किताब
किताबुल इबार। अब इस किताबुल इबार के मैंने आपको बताए थे 3 भाग, ठीक है। पहला भाग मैंने बताया था सभ्यता से संबंधित, मैंने दूसरा भाग आपको कहा था कि इसमें अरबों के बारे में लिखा है, तीसरा भाग मगरिब लिखे हैं राजवंशों के बारे में। फिर मैंने कहा था इन तीनों भागों का पहला भाग इन्होंने मुकदम के रूप में लिखा है, भूमिका के रूप में, और इसके बाद में अल तारीफ लिखी है आत्मकथा के रूप में। ये बात मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाई थी। और देखिए इसे 2 सवाल आए आगे। अब इसने पूछा है कि मुकदम में क्या है। देखो इब्न खालदून को आज अपन याद करते तो मुकदम की वजह से, ये सारी बातें मुकदम में लिखी हुई है। इतिहास का दर्शन हो, चाहे समाज हो, चाहे धर्म हो, चाहे भूगोल हो, ये सारी बातें मुकदम में लिखी हुई है। तो आज इब्न खल्दून अगर जिंदा है 1000 सालों के बाद भी, तो वो सिर्फ और सिर्फ उसके मुकदम के कारण जिंदा। ये बात हमने बहुत तरीके से समझी थी वहाँ पे। तो इसका उत्तर क्या बैठेगा? डी बैठेगा। मेटा हिस्ट्री मैंने आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझाया था कि हेडन वाइट जो कि पोस्ट मॉडर्निज्म थे, उन्होंने मेटा हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी थी यहाँ पे, ठीक है। कंग्यूर और तंग्यूर लामा तारानाथ की किताब है और बौद्ध साहित्य है, तो इसमें तो कुछ था भी नहीं, बहुत ही आसान सवाल था ये तारानाथ की किताब है दोनों, ठीक है। इसके बाद अगर अपन आगे बात करें, बहुत सरल सवाल है ये, द डिक्लाइन ऑफ वेस्ट वापस आ गई, ये ओसवाल्ड स्पेंगलर की है। और स्पेंगलर ने यहाँ पे क्या कहा था, मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि पश्चिम की सभ्यता अब अपने पतन के कगार पर आ चुकी है। और उसने कहा था कि सभ्यता मानव शरीर की भांति जो जन्म लेगी उसका पतन तय है। ये किसका विचार है कि सत्ता इतिहास को नियंत्रित करती है? विद्यार्थियों, ये वापस पोस्ट मॉडर्निज्म, उत्तर आधुनिकता से सवाल आया। उत्तर आधुनिकता वाले जो है ये इतिहास के आलोचक हैं। तो फूको, नीत्शे दोनों के दोनों उत्तर आधुनिकतावादी है। और इन्होंने कहा था कि इतिहास वैसा ही होता है जैसा सत्ता चाहती है, जैसी सरकार चाहेगी वैसा ही इतिहास होगा। फूको ने तो ये भी कहा था कि मनुष्य है वो भी सत्ता द्वारा नियंत्रित है, मतलब मनुष्य को भी उसने सत्ता द्वारा नियंत्रित है। और उसने कहा कि जन्म भी सत्ता द्वारा नियंत्रित है। फूको ने सेक्स के ऊपर बहुत सारी किताबें लिखी, लास्ट में खुद एड्स से मरा था। तो इन दोनों का ये कथन है यहाँ पे। तो इसका एग्जैक्टली राइट आंसर क्या है? सी उत्तर, जो जिसने भी फूको और नीत्शे दोनों किया है वो उसका उत्तर इसका सही है यहाँ पे। अतीत की घटनाओं के बारे में प्रत्यक्षदर्शियों ने हमने बहुत बढ़िया तरीके से समझा था कि जो प्राथमिक स्रोत होते हैं, इसमें क्या होता है, आपके उस समय की पत्र पत्रिकाएं हो या उस समय की पुस्तक हो या घटना को देखने वाला हो या वीडियो रिकॉर्डिंग हो, फोटो हो, ये सारे के सारे प्राइमरी सोर्सेज होते हैं, ठीक है। एनल्स क्या होता है? एनल्स का सीधा सा, एनल्स फ्रांस की पत्रिका है और उसके नाम पे ये एनल्स संप्रदाय बना है, ठीक है। तो ये कथन बिल्कुल सही है। एनल्स इतिहासकार अतीत को भविष्य की ओर अग्रसित करते हुए देखते हैं, नहीं। ये एनल्स वाले क्या करते हैं? एनल्स वाले जो भी चीज़ें छूटी हुई है उसको लेके आगे बढ़ते हैं। एनल्स इतिहासकार स्वयं को किसी संप्रदाय का प्रतिनिधि नहीं मानते, बिल्कुल नहीं मानते। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। एनल्स संप्रदाय ने भारत सहित अनेक देशों में इतिहास लेखन को प्रभावित किया, बिल्कुल किया। फ्रांस से शुरू हुआ था और आज लगभग हर देश को के इतिहास को इन्होंने प्रभावित किया है, ठीक है। एक मिनट, इसमें क्या है, सत्य कौन सा, सॉरी। तो देखो पहला और चौथा सत्य है। एक मिनट, इसका ऑप्शन मुझे गड़बड़ कैसे लग रहा है, मुझे मेरे पेपर है देखने दो। ए, सी और डी, मतलब इसमें इन्होंने टाइपिंग में मिस्टेक करी है, ठीक है ना, ए, सी और डी। तो ये उत्तर है इसका, सी ऑप्शन इसका उत्तर है, ठीक है। उत्तर क्या बैठेगा? सी बैठेगा, क्योंकि इन्होंने किसी भी संप्रदाय से अपने आप को जोड़ा नहीं है। इन्होंने भारत सहित कई देशों को प्रभावित किया है और इन्होंने इनका नाम एनल्स पत्रिका के कारण पढ़ा है, ठीक है। फ्रांस से रिलेटेड है। तो इसका उत्तर बैठा 1, 3 और 4। 1, 3 और 4 इसका उत्तर बैठेगा। टाइपिंग मिस्टेक है, बाकी पेपर में 1, 3, 4 ही, मेरे पास पेपर है इसका ए, सी, डी लिखा हुआ है। तो ए, सी और डी इसका उत्तर बैठता है। निम्नलिखित में से असंगत कौन सा? सामान्य प्रश्न आ गया। बर्नी ने तारीख फिरोजशाही किताब लिखी थी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और बदायूनी ने, अरे ये तो इन्होंने नहीं लिखी। तबकात अकबरी, ये अब्दुल कादिर बदायूनी की जो किताब थी, मुंतखाब तवारीख है, आपको अच्छे से पता है। तो यहाँ से सीधा उत्तर निकल गया यहीं से। और बहुत सरल प्रश्न था ये। खफी खां का ठीक है, मोतमिद खां का ठीक है, दोनों औरंगजेब के टाइम थे। तो ये उत्तर नहीं हो सकते। इसका उत्तर क्या बैठेगा? बी इसका उत्तर बैठ जाएगा, ठीक है। मछुआरों से इतिहासकार की तुलना की थी E.H. कार ने। मैंने आपको कहानी सुनाई थी अच्छी तरीके से। मैंने कहा था कि E.H. कार जो है वो ये कहते हैं कि
इतिहासकार मछुआरे की तरह है जो आपकी मछली मार्केट में जाता है और अपने काम की मछली लेके आ जाता है। इतिहासकार भी उसी मछुआरे की तरह अपने काम के तथ्य निकालता है और उस हिसाब से एक्सप्लेनेशन देता है। अगर जैसे जदुनाथ सरकार की बात करें, जदुनाथ सरकार औरंगजेब के आलोचक रहे हैं, तो जदुनाथ सरकार क्या करेंगे, वही तथ्य उठाएंगे जो औरंगजेब के विरुद्ध थे, विपरीत थे, और वो आलोचना करेंगे। फारूकी थे, वो औरंगजेब के पक्ष में थे, तो फारूकी क्या करेंगे, वो तथ्य उठाएंगे जो आपके औरंगजेब के पक्ष में है। तो ये एक प्रकार से मछली मार्केट में मछुआरे जो काम करते हैं वैसे के वैसे आपके इतिहासकार भी तथ्यों के साथ में, यहाँ पे मछुआरा कौन है, इतिहासकार, मछली कौन है, तथ्य। तो ये बात E.H. कार ने कही थी, ये मैंने आपको पूरी कहानी भी सुनाई थी, आपको याद होगा तो। इब्न खालदून की पुस्तक किताबुल इबार में 3 पुस्तक है। देखो सीधा सा सवाल आ गया ये, और पहली भाग किस पे था इसका, सभ्यता का था, दूसरा भाग किस पे था, अरबों के इतिहास पे था, और तीसरा भाग जो था वो आपके मगरिब था, राजवंशों के बारे में, और अल तारीफ में ये निजी जीवन लिखा हुआ था। तो सीधा उत्तर क्या बैठेगा इसका, सभ्यता इसका उत्तर बैठेगा। जिसने भी सभ्यता किया है वो आपके ठीक है। ठीक है, द हिस्ट्री ऑफ हिस्ट्रीज हेरोडोटस का प्रसिद्ध ग्रंथ है। ठीक है, तो हिस्ट्रीज और एनल्स किसकी किताब है, टैसिटियस की किताब है। रोमन इतिहासकार थे और टैसिटियस ने एनल्स लिखे थे। तो ये आपके टैसिटियस के बारे में हो गया यहाँ पे। ठीक है, सी हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा इसका, बी हो गया। इतिहास की सबऑल्टर्न विचारधारा का जनक किसे कहा जाता है। अच्छा, ये सवाल भी आया हुआ है। और सबऑल्टर्न विचारधारा का जो जनक है भारत में रंजीत गुहा है। भारत में कौन है, रंजीत गुहा है। अगर विश्व स्तर पर देखेंगे इसका जनक कौन है, ग्रामसी एंटोनियो। तो इसका उत्तर क्या होगा, सी होगा। कईयों ने रंजीत गुहा भी किया होगा, लेकिन अगर ये होता ना कि भारत में सबऑल्टर्न विचारधारा का जनक किसे माना जाता है तो रंजीत गुहा उत्तर होता, लेकिन ये खाली सबऑल्टर्न पूछा डायरेक्ट, तो उत्तर क्या होगा, एंटोनी ग्रामसी। ठीक है, प्रत्यक्षवादी अवधारणा के प्रतिपादक, देखो बक्कल का पहले ले लिया और अभी ये कामटे का भी आ गया, तो दोनों आंसर निकल गए। देखो आप, ठीक है, यहाँ पे प्रत्यक्षवादियों की बात हमने पहले कर ली। मार्क्सवादी इतिहासकारों के अनुसार समाज को अगर समझना है तो सबसे पहले उसको क्या समझनी पड़ेगी, उत्पादन की पद्धति समझनी पड़ेगी, उत्पादन के संसाधनों का वितरण कैसे हुआ है, फिर उसमें उत्पादन को लेकर रिलेशंस क्या है उन मजदूरों के बीच में और उद्योगपतियों के बीच में, फिर उत्पादन जो अतिरिक्त होता है उसका वर्गीकरण कैसा हो रहा है, अतिरिक्त उत्पादन मजदूरों को देना चाहिए जबकि ले कौन जाता है, वो आपके कंपनी के मालिक ले जाते हैं, या यूँ कहिए कि शोषक वर्ग ले जाता है, और फिर इनके बीच में संघर्ष चलता है। इसलिए कहा था कि पूरा इतिहास ही वर्ग संघर्ष का इतिहास है। तो यहाँ से बात शुरू हो जाती है। ठीक है, सी उत्तर बैठता है इसका सीधा। इंडोलॉजिस्ट मतलब प्राच्यविद जो थे, जेम्स प्रिंसेप वगैरह सारे, विलियम जोन्स वगैरह, इन्होंने क्या किया था, प्राचीन भारत के गौरव का वर्णन किया था इन्होंने, और इनकी खूब आलोचना की साम्राज्यवादियों ने। ठीक है, हाँ, प्राच्यवादी इतिहासकारों के आलोचक कौन थे, आलोचक थे साम्राज्यवादी। कौन आलोचक थे, साम्राज्यवादी। लेकिन यहाँ एक दिक्कत हो सकती है, दिक्कत ये होगी कि साम्राज्यवादी इतिहासकार सारे के सारे, मील हो चाहे एल्फिंस्टन हो, ये सारे के सारे, हालांकि मील जो थे ये बेंथम के उपयोगितावादी दृष्टिकोण पर आधारित थे। तो यहाँ पे आरपीएससी उस कॉलम में भी बैठ सकती है, भरोसा कुछ भी नहीं है। तो मैं यहाँ पे दोनों को ठीक मान के चल रहा हूँ। लेकिन अगर एक आलोचक कौन थे पूछा है तो विस्तृत तौर पे साम्राज्यवादी ही होंगे। साम्राज्यवादी विचारधारा जो थी ये सारे के सारे थे इस दृष्टिकोण पर आधारित, क्योंकि साम्राज्यवादी विचारधारा 2 दृष्टिकोण पर काम कर रही थी। एक थी इवेंजेलिकल मतलब चर्च पर आधारित धर्म प्रचार, और दूसरा था उपयोगितावाद। ठीक है, 2 विचारधाराओं पर आधारित थी, इसलिए मैं इसको साम्राज्यवादी ठीक मान रहा हूँ। हालांकि उपयोगितावादी वाले भी खुश हो सकते हैं अभी। प्राच्यवादी द्वारा प्रस्तुत विवादास्पद अवधारणा क्या थी, इनकी सीधी सी अवधारणा थी। इन्होंने कहा था कि जो आर्य है, आर्य प्रजाति आपके यहाँ से आई हुई है, कहाँ से, यूरोप से आई हुई है। एक तो इन्होंने ये बात कही थी, तो आर्य प्रजाति यूरोप से आई है। अब देखो, एक तो ये विवाद हो गया, बाहर से आई हुई बताया। दूसरा इन्होंने कहा जो संस्कृत भाषा है, ये संस्कृत भाषा आपके बाहर से आई हुई है, मतलब लैटिन से वहाँ से निकली हुई है। इसलिए इन दोनों के लिए उन्होंने भारोपीय भाषा शब्द का भी यूज़ किया है, मतलब भारत और यूरोपीय। तो ये भाषा और प्रजाति के ऊपर एक लंबा विवाद रहा। तो इन प्राच्यवादियों ने ऐसा क्यों किया, ये भी मैंने आपको बताया था अच्छी तरीके से। आपको पता होगा कि प्राच्यवादियों की विवादित बिंदु दोष जो पढ़ाए थे मैंने, उसमें ये सारी चीज़ अच्छी तरीके से क्लियर की थी कि उन्होंने आर्यों को बाहरी बताया था। क्यों बताया था, मैं एक छोटा सा बात बता देता हूँ। इसलिए बताया था
कि जब भारत के अंदर विरोध होना शुरू हुआ इनका कि बाहरी लोग आए हैं, हमें लूट रहे हैं, ये वो, तब प्राच्यवादियों ने उनका बचाव किया कि भारत के अंदर जो ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य है ये भी बाहर से आए हुए, आप इनका भी विरोध करो, ये भी बाहर से आए। तो उन्होंने पूरी कोशिश की आर्य प्रजाति को बाहरी विदेशी घोषित करने की, ताकि अपने आप को डिफेंड कर सके। तो ये बड़ा विवादित विषय रहा था। ठीक है, तो इसका उत्तर बैठेगा ए। उसके बाद में है बर्नी के अनुसार इतिहास लेखन का आधार क्या होना चाहिए। वैसे तो बर्नी खुद धर्मनिरपेक्ष नहीं था, धार्मिक इतिहास लिखा था बर्नी ने। बर्नी वस्तुनिष्ठ नहीं था, बिल्कुल पूर्वाग्रही इतिहास लिखा था। बर्नी स्वामी भक्त जरूर था, उसने पूरा स्वामी भक्ति की थी, क्योंकि खुद को जेल में डाला तो तुगलक को पसंद करने के लिए, राजी करने के लिए इसने पूरा का पूरा उसकी भक्ति करी थी। लेकिन खुद ने ये कहा है कि बिल्कुल सत्यनिष्ठ आधारित इतिहास होना चाहिए। तो प्रश्न क्या है, बर्नी के अनुसार, इसलिए उत्तर क्या होगा, सत्यनिष्ठ। अगर प्रश्न ये होता ना कि बर्नी के इतिहास लेखन की क्या विशेषताएं हैं, तो ये धार्मिकता, पूर्वाग्रह, स्वामी भक्ति, ये उसके इतिहास लेखन की विशेषताएं थी। ठीक है, ये 46वां प्रश्न, तो इसका उत्तर बैठ गया बी। कौन सा इतिहास लेखन रोमांटिक मतलब स्वच्छंदवादी थे। और मैंने जैसा कि थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि स्वच्छंदवादियों में आपके नाम कौन कौन से आते हैं, रूसो का आता है, हर्डर का आता है, हीगल का आता है। ठीक है, ये सारे के सारे क्या थे, ये स्वच्छंदवादी थे, तो ये आ जाएगा इसमें। ठीक है, स्वच्छंदवादी एक्चुअली क्या होता है ना, सबसे जब तर्क की बातें चल रही थी, पूरा यूरोप बोर हो चुका था बुद्धिवादी बातों से, तब रूसो, हर्डर, हीगल जैसे लोग थे, उन्होंने कहा कि तर्क के अलावा भी कुछ होना चाहिए, इमोशंस पे काम करना चाहिए, विचारों के आधार पे भी काम करना चाहिए। तो स्वच्छंदतावादी रोमांटिक रूप से इतिहास लिखते, थोड़ा दिलचस्प लिखने का प्रयास करते हैं। ये फ्रेडरिक हीगल इसका उत्तर हो जाएगा। भारतीय इतिहास की प्राच्यवादी उपागम का आरंभ किस घटना के उपरांत माना जा सकता है। देखो यहाँ पे दो चीजें हैं। अगर अपन देखें, पहला इतिहासकार जिन्होंने भारत के ऊपर काम किया तो रॉबर्ट ओरमे था। ओरमे ने 1768 के अंदर ही किताब लिख ली थी, 45 से 64 के बीच का राजस्व व्यवस्था के ऊपर लिख ली थी, लेकिन ये प्राच्यविद नहीं था। तो ओरिएंटलिस्ट की बात की इन्होंने, इंडोलिस्ट की बात की है। तो इंडोलिस्ट अगर अपन देखें तो जैसे नेथेनियल हेडहेड था, मैंने आपको बताया भाई था, नेथेनियल हेलहेड, ठीक है, हेलहेड, जिसने जेंटुलोज लिखा। तो ये जेंटुलोज आया आपके करीबन 1776 के आसपास। फिर विलियम जोन्स आए, तो विलियम जोन्स ने भी एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की, वो भी 1784 की है। तो ये सारी घटनाएं आपके जो बैठ रही है, ये बैठ रही रेगुलेटिंग एक्ट के बाद में, इसलिए इसका उत्तर बैठेगा सी। हालांकि बक्सर के युद्ध के बाद में इतिहास लेखन शुरू हो गया था, लेकिन अगर अपन प्राच्यवादियों की बात करेंगे तो जैसे विलियम विल्किंसन थे, जेम्स प्रिंसेप थे, विलियम जोन्स थे, ठीक है, नेथेनियल हेडहेड थे, विल्किंसन, ये सारे के सारे 1700, जोनाथन डंकन थे, ये सारे के सारे 1773 के बाद के हैं। इसलिए हम इसको ये मान के चल रहे हैं, इसका उत्तर क्या मान रहे हैं, सी इसका उत्तर बैठ रहा है। ठीक है, उपाश्री इतिहास लेखन से कौन संबंधित नहीं है। उपाश्री मतलब सबल्टन से कौन संबंधित नहीं है, ये तीनों ही है। इसमें आपको पता होगा अपन ने सोसी थुरु का नाम भी लिखा था, बाकी तीनों का मैंने नाम नहीं लिखवाया। एक ये रंगास्वामी अयंगर इससे संबंधित नहीं है, तो सीधा इसका उत्तर क्या बैठेगा विद्यार्थियों, इसका उत्तर बैठेगा ए, जो सबल्टन से संबंधित नहीं है। और ये शैल मायाराम का तो आपको पता भी होगा, इसने जो किताब लिखी शैल मायाराम ने, वो आपको उसके साथ में क्या नाम था, जकारिया, उसके साथ में अजय शाकरिया के साथ में मिलकर किताब भी लिखी थी, तो ये भी आ जाता है। तो रंगास्वामी अयंगर इसका एग्जैक्ट आंसर है। ठीक है, नारी इतिहास लेखन को किस विचारधारा ने प्रमुखता से अपनाया, तो वो अपनाया सबल्टन ने। किसने अपनाया है, सबल्टन ने अपनाया। लेकिन सबल्टन के जितने भी इतिहासकार थे, इन सब के ऊपर उत्तर आधुनिकता का प्रभाव था। ठीक है, तो उत्तर इसके बी व सी दोनों में कोई भी बैठ सकता है। लेकिन प्रमुखता शब्द जो लिखा है, तो प्रमुखता शब्द लिखने के बाद इसका उत्तर जो है वो बैठने के पूरे चांसेस है सी, क्योंकि पोस्ट मॉडर्न वाले लेखक प्रभावित जरूर थे, लेकिन इतिहास लेखन जो किया वो सबल्टन वालों ने किया था। इसलिए इसका बेस्ट आंसर क्या बनेगा, सी बनेगा। सी सबसे बेस्ट आंसर है। अब बी, अगर उत्तर आरपी इसने सी मान लिया तो आप चैलेंज कर नहीं सकते, अगर बी मान लिया तो आप चैलेंज करके उसको उड़ा सकते हो यहाँ से। ठीक है, तो सी उत्तर इसका सबसे बढ़िया बैठ रहा है। और इसके बाद है उत्तर आधुनिकता। ये मैंने पहले बता दिया कि फूको थे, और फूको ने, ये वंश उसका बहुत विरोधी था, और फूको ने पोस्ट मॉडर्निज्म की विचारधारा को लाया था। बहुत सरल सवाल था, फैक्चुअल भी था, सरल भी था।
अबुल फजल की इतिहास लेखन की विशेषता कौन सी नहीं थी? तो अबुल फजल इतिहास के प्रति तर्क आधारित अधिगम का प्रयोग करता था। मैंने पहला पॉइंट लिखवाया था, आपको याद होगा, अबुल फजल के दर्शन का, पहली बात यही थी। दूसरी बात मैंने आपको यही लिखवाई थी कि अबुल फजल गैर मुस्लिमों को भी प्रशासन में शामिल करने की वकालत करता था। मैंने आपको तीसरा पॉइंट ये भी लिखवाया था कि अकबर ने एक राजकीय आदेश जारी करके कहा था कि जहाँ कहीं भी प्राइमरी सोर्सेज है वो सारे अबुल फजल को उपलब्ध करवाया जाए ताकि वो अकबरनामा लिख सके। तो समस्त स्रोतों का आधार बनाया था। तीनों बातें ठीक है, लेकिन कौन सा नहीं है? तो ये तो तीनों तो नहीं हो सकते। सल्तनत कालीन परंपरा का अनुरूप लेखन किया, नहीं। मैंने चौथा बिंदु आपको लिखवाया था वीडियो के अंदर कि सल्तनत कालीन इतिहास को उसने रद्दी और बेकार इतिहास कहा था और उसकी आलोचना की थी अबुल फजल ने। तो जिस व्यक्ति ने आलोचना की उसके अनुरूप वो कभी लिख नहीं सकता। सीधा इसका उत्तर क्या बैठेगा विद्यार्थियों? डी बैठेगा, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। और सबसे लास्ट बात, 5 जगह मैंने हीगल का बताया था, थेसिस, एंटीथेसिस और सिंथेसिस। ठीक है, थेसिस, एक मिनट, थेसिस, एंटीथेसिस और सिंथेसिस। मैंने ये कहा था, हीगल ने ये कहा था कि पहले एक थेसिस तैयार होती है। यहाँ पे थेसिस इन्होंने कहा था यूनान की सभ्यता, फिर कहा था कि थेसिस और फिर इसके विरुद्ध एक एंटीथेसिस तैयार होगी जो इसने कहा था रोम। फिर इसने कहा कि थीसिस और एंटीथीसिस के बीच में संघर्ष चलेगा और एक नई चीज़ निकलेगी जिसे कहा था सिंथेसिस। तो इसने क्या कहा, यूनान और रोम में संघर्ष हुआ, दोनों सभ्यताएं खत्म होगी, ईसाई धर्म की उत्पत्ति हुई। तो देखो हीगल ने ये कहा था कि थीसिस यूनान और रोम की सभ्यता के संघर्ष के बाद में कौन सा धर्म उत्पन्न हुआ आपके, वो हुआ आपके ईसाई धर्म। तब यहाँ पे उत्तर क्या निकला था? उत्तर निकला बी। तो इन्होंने एग्जाम्पल दिया था, थीसिस के रूप में किसको लिया? यूनान को लिया। एंटीथेसिस के रूप में किसको लिया? रोम को। और इसका परिणाम क्या निकला? संवाद के रूप में ईसाई धर्म निकला। तो ये थीसिस, एंटीथेसिस और सिंथेसिस की बात मैंने आपको कई वीडियोस में बताई थी। तो बी इसका उत्तर बैठ जाता है विद्यार्थियों। ये कुल 50 सवाल थे, तो करीबन 3 से 4 सवाल को छोड़ दिया जाए तो सारे के सारे सवाल जो है वो हमारे वीडियो लेक्चर से बने थे। और जिन्होंने भी सीरियसली पढ़ा था उनको तो बहुत फ़ायदा हुआ, और जिन्होंने सीरियसली नहीं पढ़ा था उनको लॉस आगे हो गई। और आगे भी कॉलेज की वैकेंसीज वगैरह आएगी, उसको वीडियोस को और अपडेट करेंगे। और कल जो है वो अपन वर्ल्ड हिस्ट्री का सॉल्यूशन मैं लाऊंगा, विद प्रूफ लाऊंगा कल तो, क्योंकि आज मुझे टाइम नहीं मिला, इतना ही था। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपका पेपर अच्छा हुआ होगा। मैं मान के चल रहा हूँ इस पेपर के अंदर, इतिहास दर्शन की इस शाखा भाग के अंदर 50 में से अगर किसी भी विद्यार्थी के कट कटा के अगर 35-38 सवाल सही है, 40 तक सही है तो बहुत अच्छा स्कोर है। और अगर 30 से भी कम है तो चिंताजनक है, बाकी भागों पर दबाव बढ़ जाएगा। तो 35 से 40 वाला बढ़िया स्कोर है। 40 से ऊपर तो खैर आउटस्टैंडिंग है ही, 35 से 40 का स्कोर जो है वो काफ़ी अच्छा स्कोर है। तो धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और इतिहास का आनंद है वो लेते रहिए। कल अपने वो विश्व इतिहास की बात करेंगे। धन्यवाद।